सरकार बीजेपी की है या मोदी की है? क्योंकि जो वोट मांगे गए थे तो अब की बार मोदी सरकार कह के वोट मांगे गए थे। बीजेपी पार्टी के लगभग एक दो को छोड़ के सब जो मंत्री थे सारे हार गए। आपको ये लगता है कि उनके बाहर आने से कुछ हरियाणा की राजनीति में बदलाव आएगा? नहीं, क्या बदलाव कर पाएंगे? अब वो बदलाव नहीं कर पाएंगे। वो परिवार में ही नहीं बदलाव कर पाए, राजनीति में क्या करेंगे? अब उनके लिए बचा ही कुछ नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो किसान के कंधे पे बंदूक धर के चला रहे हैं। अगर दम है तो अपना झंडा लेके आए, हो झंडा लेके दिखाएं। वो किसान के नाम पर राजनीति करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई किसान को कोई जनहानि हो और भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो। 2014 में जुमला कहें या कुछ भी कहें, जो बात चली थी कि अच्छे दिन आएंगे, आपको लगता है कि 2021 में आज वो अच्छे दिन आसपास है? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहित लाठर। आप देख रहे हैं देश हरियाणा। आज मेरे साथ हैं राजू मोर, राजकुमार मोर जिनका पूरा नाम है, राजू मोर के नाम से जाना जाता है, जींद के भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं। आज इनसे मिलने का मुख्य कारण ये रहा कि हरियाणा की राजनीति के ऊपर बात करेंगे, जींद की राजनीति के ऊपर बात करेंगे। और राजू मोर खुद से एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें देखकर लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि ये जहाँ से चले थे और जो इनका आज के दिन स्थान है वो खासकर युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है। तो राजू मोर मेरे साथ हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। 2 हिस्सों में ये इंटरव्यू होगा। एक तो पर्सनल की राजू मोर कौन है, दूसरा राजू मोर की पॉलिटिकल रूप से राजू मोर कौन है, और एक होगा छोटा सा रैपिड फायर राउंड जिसमें मैं आपको कुछ नेताओं के नाम दूंगा, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं वो बताएंगे। शुरुआत कर लेते हैं आपके बारे में। राजू मोर पर्सनली कैसे हैं? तो राजू मोर कौन है, कहाँ से आए हैं, राजू मोर के बारे में बताइए। देखिए, मेरा जन्म स्थान लुधियाना गांव है और लुधियाना गांव में ही मेरा जन्म हुआ है, वहीं पला बढ़ा हूँ। और गांव के स्कूल से शिक्षा की शुरुआत की थी और जींद एसडी स्कूल में भी मैं पढ़ा हूँ, जींद गवर्नमेंट कॉलेज में। और अभी मेरा पोल्ट्री का काम है। आपके परिवार में कौन कौन है? हम 3 भाई हैं। 3 भाइयों के 8 बच्चे हैं, माता जी हैं। आप बड़े माने ताने बिजनेसमैन हैं इस जींद इलाके के, तो कैसे आपका बिजनेस के बारे में कुछ बताइए ताकि जो युवा है वो सीख सके, क्योंकि आज के दिन दौर ऐसा चल रहा है कि युवा प्रेफर करता है नौकरियों को ज़्यादा। तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आपके बिज़नेस के बारे में और मैसेज क्या है युवाओं के लिए? देखिए, बिज़नेस के बारे में देखिए, हम ग्राउंड स्तर से उठ के आए। मेरे पिताजी ने भी बहुत मेहनत की है और हमने भी बहुत मेहनत की है। रही बात, एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ। छोटा पोल्ट्री का काम हमारा, पावर प्रोजेक्ट है को जनरेशन का। तो युवाओं को मैं सिर्फ अपील करना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि नौकरी मिले। प्राइवेट नौकरी में भी आप अगर काम करोगे तो वहाँ भी स्कोप बहुत है, लेकिन आपको काम करके देना पड़ेगा। कोई भी जो कंपनी का ओनर डायरेक्टर जो भी है, अगर उसको अच्छा काम मिलेगा तो प्रेफर करेगा, उस आदमी को सैलरी बढ़ाएगा, उसको मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो मेरी युवाओं से अपील है कि काम करना सीखें, काम करें। स्किल डेवलपमेंट के साथ जो भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वपूर्ण योजना है, उसमें टेक्निकल जो काम की जो शिक्षा दी जाती है, उस काम के साथ जुड़े, उसको सीखें। क्योंकि जब तक आप टेक्निकली किसी काम के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप काम नहीं कर सकते। आपका अब तक का बिजनेस का सफ़र कैसा रहा है? क्योंकि बहुत सारा हमने देखा भी है, सुनने में भी आता है कि बिज़नेस ऐसा है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं, कभी नुकसान होता है, कभी फ़ायदा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? देखिए, लाइव स्टॉक का बिज़नेस है। लाइव स्टॉक में उतार चढ़ाव, मार्केट का भी उतार चढ़ाव है, फिर कुदरत की भी मार होती है, फिर कई बार ऐसे जैसे बर्ड फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आने के बाद एक्सपोर्ट बंद हो जाता है। तो इस तरह की कई दिक्कतें आती रहती हैं। कैसे टैकल? लेकिन लेकिन जब आप चलते रहोगे बिना किसी रुकावट के, कई बार ऐसा होता है कि मौका ऐसा आता है कि आप फंस जाते हो, लेकिन फिर भी आपको एक हौसला रखना है, हौसले के साथ काम करना है, हौसले के साथ आगे बढ़ना है। नियर डियर जितने अपने साथी प्यारे हैं, सबसे सहयोग करके आगे बढ़ के काम करना है। अब पॉलिटिकल पार्ट से शुरुआत करते हैं। आपकी राजनीति में शुरुआत कब से हुई? 1999 से। 1900 किस पार्टी से जुड़े हुए थे? भारतीय जनता पार्टी। यानी कि आप 1999 से अब 2021 आ गया, करीब 22 साल हो चुके हैं लगातार बीजेपी के साथ ही। कभी ऐसे मन में नहीं आया, क्योंकि उस समय तो आपने चौटाला साहब की सरकार भी देखी है, आपने कांग्रेस की सरकार भी 10 साल का लंबा टाइम देखा, तो ये मन में नहीं आया एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी होते कि इनके साथ लग जाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं आया। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी जो विचारधारा है उसके साथ जुड़ा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, और हमें सिखाया जाता है पहले राष्ट्र, फिर संगठन, फिर खुद। तो इसलिए राष्ट्र के बारे में सोचना, राष्ट्र के लिए काम करना
यही हमें सिखाया जाता है और ये सबसे बड़ी बात है और यही मिलता है और दूसरी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। आपको जींद जिले के संगठन की जिम्मेवारी मिली है, जी। कब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं और कैसा काम रहा है, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? 19 अगस्त 2020 को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरे नाम की घोषणा की थी। सभी 22 जिलों की घोषणा की थी जिसमें से मैं भी एक था और लगभग 1 साल होने को है, सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। अनुभव अच्छा है, कार्यकर्ताओं ने अच्छा सहयोग किया है और ऊपर से भी प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय अध्यक्ष जी ने पूरा सहयोग किया है। जो भी काम संगठन के आते हैं उनसे चर्चा करके, हम कार्यकर्ताओं से बात करके एक सामूहिक रूप से जो लोकतांत्रिक प्रणाली है उसमें हम निर्णय करके और उसमें तय करते हैं और बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा काम होगा। एक 2014 में जुमला कहें या कुछ भी कहें, जो बात चली थी कि अच्छे दिन आएंगे, आपको लगता है कि 2021 में आज वो अच्छे दिन आसपास हैं? देखिए, कोई आप एक किसान है, अगर किसान की डोर कटती है तो किसके साथ झगड़ा करता है? पड़ोसी के साथ झगड़ा करता है। और अगर देश की सीम कटती है तो किसके साथ झगड़ा होता है? पड़ोसी के साथ झगड़ा होता है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित है, इससे अच्छा और क्या दिन होगा? पहली बात। दूसरी बात, जो धारा 370 और 35A जो एक नासूर बन चुकी थी इस भारत देश के ऊपर, माननीय मोदी जी ने उसको ख़त्म किया है। 3 तलाक सब यही कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, लेकिन सबसे पहले 3 तलाक ख़त्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अनेकों ऐसे काम किए। CAA, अगर आप कहीं भी जाते हो आइडेंटिटी तो आप दिखाते हो, किसी होटल, धर्मशाला या किसी भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हो आपको आइडेंटिटी दिखानी पड़ती है। लेकिन अगर कोई बाहर से हमारे देश में अगर आके घुसपैठिया रहे तो क्या उसको अधिकार है हमारे देश में रहने का? तो ऐसे कानून बनाए हैं जिससे देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो, देश के अधिकार सुनिश्चित हो, देश की नौकरी सुनिश्चित हो। तो इससे अच्छे और क्या दिन आएंगे? किसानों की आपने बात की, तो किसान आंदोलन को करीब 8-9 महीने हो चुके हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं राजू मोर? क्या है ये आंदोलन? देखिए, ये आंदोलन राजनीतिक रूप से है और कोई भी लोकतंत्र की इस परंपरा में कोई भी सरकार ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे किसान को नुकसान हो। क्यों करेगी? आज जो सिचुएशन, जो बिल लेके आई है सरकार, उससे सरकार भी खुली है, सरकार के भी बाज़ार खुले हैं और आम जो बाज़ार बाहर मार्केट है वो भी खुला है किसान के लिए। दो ऑप्शन मिले हैं किसान को। और ये तो सिर्फ एक कम्युनिस्ट और कांग्रेस सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि उनको मुद्दे ही ख़त्म कर दिए गए उनके लिए। अब उनके लिए बचा ही कुछ नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो किसान के कंधे पे बंदूक धर के चला रहे हैं। अगर दम है तो अपना झंडा लेके आए हो, झंडा लेके दिखाएं। वो किसान के नाम पर राजनीति करते हैं। वो चाहते हैं कि भाई किसान को कोई जनहानि हो और भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विवेक है, ये उनके अंदर एक संयम उन्होंने कायम किया है ताकि कोई किसान को नुकसान, किसी को चोट ना लगे, किसी को नुकसान ना हो। क्योंकि इन्होंने प्रचार करना है, अगर किसी को भी चोट लगती तो इन्होंने कहना है कि भाई किसान को सरकार ने मार दिया। तो इसलिए हम संयम से काम ले रहे। किसानों से भी मैं अपील यही करता हूँ कि वो इनकी बातों में, किसान तो इनकी बातों में नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल बैठे। किसान अपने काम पे लगा, अभी धान लगा रहे हैं और बाड़ी लगा रखी है, बाजरा लगा रहे हैं, तो किसान अपना काम कर रहा है। ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है। तो आपका बेसिकली मानना है कांग्रेस और कम्युनिस्ट हैं जो ये मिलके इस आंदोलन को रन कर रहे हैं। एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। करीब 45 साल की पीछे से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देखी गई है, खासकर हरियाणा तो नंबर 1 पे आ गया है। तो इस सिचुएशन को बीजेपी कैसे टैकल करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसने स्किल डेवलपमेंट की एक योजना चलाई है। मैंने आपसे पहले भी चर्चा की थी। जब तक कोई आदमी किसी काम में निपुण नहीं होगा वो काम नहीं कर सकता। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस की 15,000 की नौकरी अगर कोई करके वहीं रहना चाहता है तो उसकी मर्जी है। लेकिन अगर किसी को आगे बढ़ना है तो किसी क्षेत्र में, उसको किसी भी फील्ड में उसको आगे बढ़ने के लिए उसको तकनीकी रूप से उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो तकनीकी सक्षम नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरा निवेदन है कि जो ये स्किल डेवलपमेंट की सरकार की योजना है, उनके जो संस्थान खोले गए हैं उनसे जुड़े, उनके साथ जुड़ के। अभी एक मेरा मित्र था, उससे काफ़ी टाइम से मेरे को कह रहा था जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई कि भाई मेरे लड़के को कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी दिलवा दो। अभी कुछ दिन पहले वो मेरे को मिला था
तो उसने कहा कि मैंने लड़के को मोटरसाइकिल का काम सिखाया है और आज वो 2,000 रुपये डेली कमाता है। तो उसने काम सिखाया तभी तो आगे बढ़ा। एक 2,000 रुपये और एक 500 रुपये पर डे कॉन्ट्रैक्ट बेस की नौकरी में हो सकता है वो आगे धीरे धीरे कोई ऐसी बात करे, काम करे मोटरसाइकिलों के बारे में और आगे बढ़ेगा। यानी बेरोजगारी है, रोजगार भी बहुत है। अगर किसी को काम करना है तो उसके लिए बेरोजगारी नहीं है, अगर किसी को काम नहीं करना है तो उसके लिए बेरोजगारी है। आपका 1999 से आज तक का जो पॉलिटिकल जर्नी है, जो यात्रा है, ये कैसी रही? कैसे जुड़े, फिर क्या क्या बदलाव, कैसे आपने टिकट भी मिली या फिर इलेक्शन लड़े, कैसी जर्नी क्या रही है? शुरुआत में 1999 में पार्टी ज्वाइन की थी। पार्टी ने मुझे ज़िले की टीम में जोड़ा पहले, और ज़िले की टीम के बाद फिर मेरे को किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। उसके बाद 2009 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया था सफेदो विधानसभा से, चुनाव लड़ा। अच्छा चुनाव, उस टाइम पे भारतीय जनता पार्टी की इतनी अच्छी हवा नहीं थी, क्योंकि उससे पहले गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उस टाइम पे भी अच्छा हमारा उस टाइम पर प्रदर्शन रहा था। सफेदो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे वोट लिए थे। उसके बाद से मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ। 2017 में उत्तराखंड में काशीपुर विधानसभा चुनाव का मुझे जिम्मेवारी दी गई थी, वो सीट भी जीत के आए। फिर उसके बाद मुझे गुजरात चुनाव में भेजा गया था, वहाँ भी वो सीट जीत के आए। दिल्ली नगर निगम के जो चुनाव थे उसमें भी मुझे एक ज़िले का दायित्व दिया गया था, उसमें भी हम 4 में से 3 सीटें उस ज़िले में जीते थे। तो अच्छा अनुभव रहा संगठन दृष्टि से, और अच्छा काम किया है, अच्छा पार्टी ने भी साथ दिया और हमने भी काम किया है। एमएलए होता है किसी जिले का, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। जिलाध्यक्ष चुना जाता है उस पार्टी के द्वारा जिसकी सरकार है। आपकी पार्टी की सरकार है, आप जिलाध्यक्ष हैं, तो आपके पास ताकत बहुत है, जैसे एमएलए के पास। तो मैं बेसिक जानना चाहूँगा, जो लोग नहीं समझते, एक जिलाध्यक्ष की क्या जिम्मेवारियाँ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी क्या होती है, उसकी क्या काम होता है? देखिए, बेसिक काम तो जिलाध्यक्ष का संगठन का विस्तार करना है, संगठन को बढ़ाना है, संगठन के कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है। उनकी मजबूती में ही संगठन की मजबूती है। और अगर प्रदेश में सरकार हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी की अभी पिछले 7 साल से प्रदेश में भी और केंद्र में भी सरकार है, तो ठीक है, जो कार्यकर्ताओं के काम आते हैं। अगर जिलाध्यक्ष के लेवल का तो जिलाध्यक्ष काम करे, विधायक के लेवल का तो उससे संपर्क करके उस कार्यकर्ता का उनसे संपर्क करवाए, उसको वहाँ से काम करवाए। अगर कोई प्रदेश लेवल का काम है, प्रदेश सरकार से संपर्क करके, किसी मंत्री का, किसी विभाग का, तो वहाँ संपर्क करके उसका काम को एक पूर्ण विराम करके कार्यकर्ता को देना है। और कार्यकर्ता जनता से जुड़ा हुआ है, जो जनता की समस्याएं आती है कार्यकर्ता लेके जिला के पास आता है, या वहाँ विधायक है तो विधायक के पास आता है। तो एक ये संगठन मुख्य मुद्दा है जिसका विस्तार जिलाध्यक्ष के जिम्मे होता है। और संगठन का विस्तार जब होगा जब हम लोगों के काम कराएंगे, सक्षम होंगे, लगेगा लोगों को हाँ भाई ये काम करा सकता है, तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे, स्वाभाविक है। बीजेपी के पार्टी के बारे में कहा जाता है कि सेंट्रलाइज पावर है, यानी कि आपकी जो पार्टी की जो ताकत है वो एक बिंदु पे आकर रुक जाती है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जाए या अमित शाह का नाम लिया जाए। ये सच है कि है या नहीं? किस हद तक है ये बात कि जो नीचे वाले कार्यकर्ता होते हैं उनके हाथ में ताकत नहीं है, जो सारी ताकत है वो ऊपर है, वो तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, नीचे वाले निभाते हैं? देखिए, ये बिल्कुल गलत है। और भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया लोकतांत्रिक पार्टी है। जो भी निर्णय होता है, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो मंडल स्तर पर हो, सामूहिक निर्णय होते हैं। कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति अपना एकल व्यक्ति कोई निर्णय नहीं थोप सकता। ठीक है, कोई ऐसा कोई इंडिविजुअल पर्सनल कोई किसी का विषय हो तो उसमें इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन जो पार्टी संगठन के और सरकार के निर्णय होते हैं वो सामूहिक रूप से होते हैं। मंडल से लेकर और केंद्र तक पार्टी और सरकार मिल के निर्णय करते हैं। सरकार बीजेपी की है या मोदी की है? क्योंकि जो वोट मांगे गए थे तो अब की बार मोदी सरकार कह के वोट मांगे गए थे। देखिए, सरकार बीजेपी की है, नेतृत्व माननीय मोदी जी का है, नेतृत्व तो होता ही है। अब जिलाध्यक्ष में हूँ तो जिला का कमांडर अच्छाई बुराई मेरे जिम्मे है। भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, अगर जिले में कोई अच्छाई आएगी तो मुझे मिलेगी, बुराई आएगी तो मुझे मिलेगी। इसी तरह प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं सरकार में, ओम प्रकाश धनखड़ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन के। इसी तरह केंद्र में प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, और जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जिम्मेवारी तय होती है
ये एक जिम्मेवारी है, ना कि कोई एकल फैसला लेने की ताकत। एक ऐसा जिम्मेवारी नहीं है कि जैसे कोई पारिवारिक पार्टियां होती हैं, कई नहीं, देखी होंगी आपने कि नहीं, परिवार की चलती है, कोई नीचे तो नाम फैसला होते नहीं। हैं बस। देखिए, कोई भी निर्णय जब होता है, कोर ग्रुप की बैठक होती है, उसके बाद जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी बैठक होती है, प्रदेश के केंद्र के पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक होती है, उसमें हर चीज़ का निर्णय उसी में तय होता है। राजनीति जनता से चलती है, जनता अगर साथ देगी तो आप राजनीति में पा रहे, नहीं तो आप रुक गए। 2019 का चुनाव देखा आपने, बीजेपी पार्टी के लगभग एक दो को छोड़ के सब जो मंत्री थे सारे हार गए। हालांकि देखिए, मंत्री बनाए जाते हैं, उन लोगों को बनाया जाता है जो काम करते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जिम्मेवार होंगे इस काम के। अब लगभग सारे हार गए, एक दो को छोड़ के, इसका मतलब कि उन लोगों ने जिम्मेवारी नहीं निभाई अपनी। देखिए, हर बात को इस चीज़ से जोड़ नहीं सकते आप कि वे मान लो कोई मंत्री हार जाता है। अब कांग्रेस की पूरी कैबिनेट ही हार गई, लेकिन कांग्रेस काम कर रही है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। कोई मंत्री अगर चुनाव आ रहा है तो वो ग्राउंड रियलिटी भी देखी जाती है, वहाँ लोकल विधानसभा के भी मुद्दे होते हैं। कई बार कोई ऐसी बात आ जाती है कि जिससे मंत्री चुनाव हार जाता है। ये एक जनता का निर्णय है, जनता क्या सोचती है उसके आप बारे में चुनाव कब लड़ रहे हैं आगे? पार्टी तय करेगी। ये पार्टी तय करेगी। चलिए, अब तीसरा और लास्ट राउंड स्टार्ट करते हैं, रैपिड फायर। जल्दी जल्दी से मैं कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के नाम लूँगा, उनके बारे में राजू मोर जी हमें बताएंगे। शुरुआत करते हैं दीपेंद्र हुड्डा से। अनमेच्योर्ड पॉलिटिशियन है, नॉट मेच्योर्ड। अनिल विज। सुलझा हुआ व्यक्ति है, पुराना संगठन का कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा कार्यकर्ता है, बहुत अच्छे काम किए सरकार में। कृष्ण मिड्ढा। कृष्ण मिड्ढा जी अच्छे विधायक हैं, ठीक काम कर रहे हैं, आपके साथी हैं जिनमें? जी बहुत अच्छे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आदर्श, एक कृष्ण भगवान का रूप है इस देश को बचाने के लिए। परमात्मा ने कोई रूप हमारे बीच भेजा है, इस देश को भारतीय जनता पार्टी के रूप में उन्होंने दिया है। दुष्यंत चौटाला। युवा है, पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में ठीक काम कर रहे हैं, पार्टी की उनके साथ ठीक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक काम चल रहा है। पार्टी, दोनों दल एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसी तो कोई सिचुएशन नहीं होगी ना कि कहीं अलग हो जाएंगे? देखिए, कई बार क्या होता है कि जब जैसे सरकार चल रही है, ज्वाइंट वेंचर में सरकार चल रही है, ठीक है, 5 साल तक सरकार चले। कई बार क्या होता है कि किसी की महत्वाकांक्षा अगर बीच में आ जाए तो वो अलग बात है। अटल बिहारी वाजपेयी। भीष्म पितामह है भारतीय राजनीति के, बहुत ही अच्छे वक्ता और सुलझे हुए इंसान थे, और एक सोच, विजन के साथ उन्होंने देश के लिए पूरी दुनिया में काम किया है। खट्टर साहब। ईमानदार व्यक्ति हैं और अच्छे काम करने वाले, संगठन के भी अच्छे रचना करता है, और उसी आधार पे वो आज सरकार चला रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला, क्योंकि वो भी बाहर आए। देखिए, बहुत बुजुर्ग नेता, उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। आपको ये लगता है कि उनके बाहर आने से कुछ हरियाणा की राजनीति में बदलाव आएगा? नहीं, क्या बदलाव कर पाएंगे? अब वो बदलाव नहीं कर पाएंगे, वो परिवार में ही नहीं बदलाव कर पाए, राजनीति में क्या करेंगे? अभय चौटाला। अभय चौटाला एक बगैर सोच के कोई भी निर्णय ले लेता है। जैसे अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बिना बात का खर्चा थोप दिया है सरकार के, जनता के ऊपर, कि वे चुनाव कराएंगे दोबारा। किस लिए इस्तीफा दिया उन्होंने कानून को पूरा पढ़ना चाहिए पहले, अगर कोई बात है तो सदन में उठानी चाहिए। तो उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा। समय जा चुका है उनका। और आखिर में राहुल गांधी, हालांकि नेशनल लीडर हैं बट स्टिल। अब मेरे ख्याल से उसको कोई बिजनेस काम धंधा कर लेना चाहिए, पॉलिटिक्स के लायक नहीं है। चलिए, ये थे 10 नाम, उनके बारे में हमने पूछा। अब जैसा कि आपने कहा कि अभय चौटाला ने इस्तीफा देके गलती की, खर्चा आया, क्योंकि इलेक्शन तो दोबारा करवाने पड़ेंगे। तो इलेक्शन दोबारा का कुछ आइडिया है आपको? क्योंकि गांव के जो सरपंची के इलेक्शन है वो भी करीब 1.5-2 साल से पोस्टपोन हो रहे हैं, और ये इलेक्शन है, चलो ये तो लेट आया है, जनवरी में इसकी सीट खाली हुई थी। तो उनका कुछ है अब तक कि कब होंगे इलेक्शन? देखिए, पंचायत चुनाव के संबंधित कोई पिटीशन है मेरे ख्याल से हाई कोर्ट में, जैसा मुझे जानकारी है। तो जब तक उसका निर्णय नहीं होगा तो मेरे ख्याल से चुनाव अभी पोस्टपोन ही रहेगा। उसका निर्णय आ जाएगा तो उसके बाद चुनाव हो जाएगा। ठीक है। आखिर में हरियाणा की जनता को, आपके जो साथी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश नहीं, मैं एक अपील कर सकता हूँ। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, और सभी से निवेदन करूँगा कि भाई, जो खासकर ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, जो मेरे राजनीतिक मित्र हैं दूसरी पार्टियों के, भाई ये ना करो। अगर कोई बात है तो आपके पास सदन भी खुला है,
प्रदेश में भी सदन खुला है, वहाँ अपनी बात रखें। माननीय कृषि मंत्री जी ने भी पूछा था भाई क्या काला है इस कानून में, मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं। कोई बताए तो कि भाई यहाँ कमी है, लेकिन ऐसे लोगों को ना बरगलाएं, ना बहकाएं, बहकाने का काम ना करें, देश को चलने दें। आज देश विकास कर रहा है, प्रदेश विकास कर रहा है, इस विकास में सहयोग करें और लोगों को भी अपना काम करने दें, बहकाने का काम ना करें। क्योंकि एक कोई भी अगर इस तरह की कोई अव्यवस्था होती है तो सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। ये सुना आपने जींद के भाजपा के जिलाध्यक्ष राजकुमार मोर को, उर्फ राजू मोर को। अब आपने सब सवाल सुने, इनके जवाब सुने, इनकी बातों से कितना सहमत है या असहमत है मैं कमेंट में इंतज़ार करूंगा। अगर कोई भी सवाल आता है आपसे तो कमेंट के द्वारा लिया जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब भी इनसे मीटिंग होगी इनसे पूछा जाएगा। तो बने रहिए देश हरियाणा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद साहब।